नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें हम मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट मैथ पेडागोजी के, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है मैथ पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो उसमें 10 से ऊपर ही क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ की हो पेडागोजी, हिंदी की हो, संस्कृत की, अंग्रेजी की, या सीडीपी की, या पर्यावरण की। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी इसमें पूछी जाती है। तो ये आपके मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसके लिए, और सीटेट परीक्षा आपके दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और जिसने प्रीवियस जो पहले वाले प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं 11, उनको ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पे जाके लाइन से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, वो ज़रूर देख लें। और क्लासेस भी डली हुई हैं सीडीपी की, उनको ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी तक। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गणित कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट ग्रिड, कटआउट और टेंग्राम का उपयोग करके कौन सी अवधारणा विकसित की जा सकती है। तो इसके द्वारा कौन सी अवधारणा को विकसित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। आकृति, प्रायिकता, त्रिकोणमिति या फिर गणना। तो इन चारों में से आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आकृति। आप इन सभी का प्रयोग करके आप आकृति समझा सकते हैं। आकृति की जो अवधारणा है उसको विकसित कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को समझा भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गणित के प्रश्नों को सॉरी गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है ये बताना है हमें। गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता गणितीय अवधारणाओं के अभ्यास पर, गणितीय अवधारणाओं की समझ पर, गणितीय अवधारणाओं की दृश्यीकरण पर, या फिर जेंडर या जाति पर। तो किस पर निर्भर नहीं करती, इसका तो आंसर लगभग सभी लोगों को आ ही जाएगा कि किस पर, जेंडर या जाति पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि जेंडर या जाति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है गणितीय अवधारणा को हल करने की क्षमता से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थी द्वारा की गई कई त्रुटियों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो क्या बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त कारण होगा, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों में प्रश्नों के परिशुद्ध लिखित अभ्यास का अभाव है। सेकंड है, वे मॉडल परीक्षा पत्रों से अभ्यास नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है, वे अवधारणाओं के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ये तो गलत ही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि विद्यार्थियों के गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थियों द्वारा की गई कई त्रुटियों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो क्या कारण होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे अवधारणाओं के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकालते हैं, जिसके कारण वे सर्वाधिक त्रुटियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शिक्षक विद्यार्थी की गणितीय अवधारणाओं की भ्रांतियों को किस प्रकार संबोधित करता है। तो एक शिक्षक गणितीय जो अवधारणाएं की भ्रांतियां पैदा होती हैं विद्यार्थी में, उसको कैसे संबोधित करता है।
अभिभावकों को विद्यार्थी के लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था कराने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी अलग से ट्यूशन के लिए बोलना बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कार्यपत्र देना और प्रश्न हल करने के लिए कार्य विधियों को याद करने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला हो जाएगा विद्यार्थी की भ्रांतियों को अनदेखी करना, क्योंकि विद्यार्थी अंततः अवधारणा सीख ही लेगा। ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा कि हम किसी भी चीज़ को, इन चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी की अवधारणाओं के प्रति तार्किकता को समझना और उसे उनके अनुसार सहज सुगम बनाना। ये बिल्कुल आपके लिए 100% सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि आपको अवधारणाएं समझनी पड़ेगी विद्यार्थी की, किसको क्या दिक्कत आ रही है, उसके अनुसार सहज और सुगम आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाते हैं, जिनमें दिया गया हो कि वो केवल ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा लिखा हो जिसमें विद्यार्थी की जो बातें हैं उसको अनदेखा कहा किया जाए। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बाल केंद्रित गणितीय कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो गणितीय कक्षा के लिए क्या सबसे उपयुक्त रहेगा ये बताना है। शिक्षण अधिगम में विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना, बहुत अच्छा विकल्प ये है। अगला है बच्चों की अधिगम उपलब्धियों के अनुसार विभिन्न समूह बनाना, प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से प्रश्न हल करने के लिए कहना, या फिर प्रश्न हल करने के चरणों को पाठ्य पुस्तक से नकल करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो नकल के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से प्रश्न हल करने के लिए कहना, तो व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं लेकिन इतना नहीं। जो इसका 100% बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि हमें बच्चों के क्रियाकलापों उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए और उनको अवसर प्रदान करने के लिए मौका दिया जाता है, अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो कौन सा ऐसा उपयोग में जो नहीं लाया जा सकता, ये आपको बताना है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो स्पर्शनीय टाइलें, कंप्यूटर, जियोजेब्रा या फिर अबेकस। तो अबेकस तो उपयोग में लाया जा सकता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर भी लाया जाता है, और स्पर्शनीय टाइल तो बिल्कुल उपयोग में लाई जाती हैं जिनको छूकर वे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा आपके जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गणित के शिक्षण अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक कक्षाओं में गणित का ज्ञान प्रतिरूपों और सामान्यीकरण के अवलोकन के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। गणित का अधिगम संवाद आधारित एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। गणितीय ज्ञान के सृजन में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गणित की अच्छी अध्यापिका विद्यार्थियों की गणित में रुचि का संवर्धन कर सकती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणितीय ज्ञान के सृजन में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो इसमें गलत ही पूछा गया था नहीं वाला, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि सृजन में संस्कृति और संदर्भों की बिल्कुल भूमिका बिल्कुल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है। तो समावेशी शिक्षा के लिए एक समावेशी कक्षा क्या कहलाती है, जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी
चाहे वो मंदबुद्धि बालक हों या कुशाग्र बुद्धि हो या हाइपर एक्टिव बालक हों या फिर आपके जो सृजनशील बालक हों, कोई भी बालक हो, आपके सारे बालक एक ही कक्षा में बैठकर जो है अध्यापन का कार्य करते हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ICT सूचना संप्रेषणात्मक तकनीकी का उपयोग करना, मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग, मॉडल जैसे कि स्पर्शीय आरेख और गिनतारा का प्रयोग, रचनात्मक और योगात्मक टेक्स्टों का प्रयोग। तो इसके लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली गणित शिक्षण के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को किसी स्थान या दिशा का वर्णन या चित्र बनाने के बारे में सिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसको प्रतिरूपण कहते हैं, इसको स्थानिक संबंध कहते हैं, परिमाण एवं और दिशा, या फिर मिलान। तो इन चारों में से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण क्षेत्रों में से स्कूल आने वाले बच्चों के संबंध में सही है? तो इसमें कौन सा होगा? उन्हें औपचारिक गणित सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उनके किसी काम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, उनके पास समृद्ध मौखिक गणित परंपराएं और ज्ञान हो सकता है। उन्हें गणित का ज्ञान नहीं होता है, वे गणित में कमजोर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाले बच्चों के संबंध में सही है, ये बताना है आपको। तो उन्हें औपचारिक गणित सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह किसी काम का नहीं है, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। उनके पास समृद्ध मौखिक गणित परंपराएं और ज्ञान हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। उन्हें गणित का ज्ञान नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। वे गणित में कमजोर होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। आप पहले से नहीं बता सकते हैं कि ये गांव से आ रहा है बच्चा तो इसका गणित में कमजोर होगा या गणित का ज्ञान नहीं होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। उनके पास समृद्ध मौखिक गणित परंपराएं और ज्ञान हो सकता है, ये बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आपके लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।